हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 10 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगा। ये इसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप एग्जाम गुरुजी सर्च करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपी कांस्टेबल वर्ग 3 के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। प्रिंटेड नोट्स एमपीएसआई, एमपीपीएससी कांस्टेबल के लिए और फुल कोर्स अवेलेबल है। सभी कोर्सेज अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार नहीं मान लेते। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ तभी होती है जब आप मान लेते हैं। जब आपने मान लिया कि आप हार चुके हैं तो फिर आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती। लेकिन जब आपने अगर मान लिया कि आप अभी नहीं हारे हैं, आप लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप हार गए हैं तो आप यकीन मानिए हार गए हैं, और यदि आप मानते हैं कि आप जीत गए हैं, आप नहीं हार सकते, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि रिवीजन कल के पढ़ाई करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट कब शुरू हुआ है, तो ये 8 दिसंबर को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया इसको। दूसरा प्रश्न, सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने 9 दिसंबर से पहली बार किन देशों के दौरे पर गए हैं, तो सऊदी अरब और यूएई। वहीं तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की बड़ी ऊंचाई को कितना बताया है। जो नई ऊंचाई बढ़ी है उसको 8,848.86 मीटर, यानी कि ये जो 0.86 मीटर है, ये बढ़ गई है हाइट। चौथा प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं, तो ये अनिल सोनी है। और पांचवा प्रश्न है कि फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल भारतीय कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शो और रोशनी नारदर मल्होत्रा। छठवां प्रश्न है कि फोर्ब्स एशिया की सबसे प्रभावशाली सेलेब्स की सूची में कौन शामिल नहीं, तो इसमें काफ़ी सारे सेलेब शामिल हैं। इसमें सलमान खान शामिल नहीं है, अक्षय कुमार है, ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, और ये लोग इसमें शामिल हैं। बात सातवें प्रश्न की करेंगे कि यूनेस्को ने प्रदेश के किन शहरों को अर्बन लैंडस्केप सिटी कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया है, तो यह है ग्वालियर और ओरछा। वहीं आठवां प्रश्न है कि किस खेल को 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है, तो ये है ब्रेक डांस। और नवा प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है, तो ये राजकमल झा ने। 10वां प्रश्न है कि वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। और 2022 का जो एशिया कप होगा उसकी मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कितने कर्मचारियों को फायदा होगा, तो इसके तहत फायदा होने वाला है करीब 58,50,000 कर्मचारियों को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए, आखिर ये योजना क्या है ये जान लीजिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है 2020-2021, इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब वित्त वर्ष याद रखिएगा, 2020-21 का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से वित्त वर्ष चालू होता है जो अगले 31 मार्च तक चलता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का समय एक वित्त वर्ष कहलाएगा। ये योजना की जो पूरी अवधि है 2020 से लेकर 2023 तक की है, और इसके लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना में 58,50,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस जो मनाया जाता है 9 दिसंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता फैलाई जाए, इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक संधि स्वीकार कर थी, और यही संधि 2005 दिसंबर से लागू हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि भ्रष्टाचार के निवारण और रोकथाम में भूमिका निभाना और भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता पैदा करना। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है, और इस योजना का नाम है पीएम वाणी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने देश भर के अंदर जो सार्वजनिक
वाईफाई सेवा है उसको उपलब्ध कराने के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि पीएम वाणी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा, देश के अंदर जगह जगह पब्लिक डाटा ऑफिस, जैसे पान की दुकान होती है, किराने की दुकान होती है, इन पर इस प्रकार की डिवाइसेस लगाई जाएंगी और इसके द्वारा फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। और पीएम वाणी योजना से गाँव में तेज गति वाली ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट सेवा सुलभ होगी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 10वां स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में 10वें स्थान पर रखा गया है। और इस सूचकांक में पिछले साल यानी कि 2020 में भारत इस सूचकांक में किस में था, तो 9वें स्थान पर था। यहाँ पर याद रखेंगे ये इंडेक्स 2021 के लिए जारी किया गया है। जो CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 था, उसकी तरह ही 2021 में भी पहले 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं। क्यों ये रिक्त रखे गए हैं, क्योंकि कोई भी देश जो पेरिस जलवायु समझौता का लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग को 2 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूरी रूप से लागू नहीं कर रहा है। अब चौथा देश कौन सा है, तो इसमें चौथा देश स्वीडन है, 5वां देश यूनाइटेड किंगडम है, 6वां देश डेनमार्क है, 7वां देश मोरक्को है, 8वां देश नॉर्वे है, 9वां देश चिली है और 10वां देश भारत है। बात करेंगे अब हम 5वें प्रश्न की कि किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य ऊर्जा को सफलतापूर्वक संचालित किया है, और ये कारनामा किया है चाइना ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो चाइना ने हाल ही में पहली बार अपनी कृत्रिम सूर्य एक परमाणु संलयन रिएक्टर बनाया है, उसको सफलतापूर्वक संचालित कर दिया है। तो चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जा रहा है। इससे पहले चाइना अपना खुद का एक कृत्रिम चांद भी लॉन्च कर चुका है और इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चाइना ने कृत्रिम सूर्य को HL2M ये नाम दिया है और चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में ही कर दी थी। ये जो है असली सूरज की तुलना में करीब 10 गुना अधिक गर्म होता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो सूरज की गर्मी होती है करीब 15 मिलियन डिग्री यानी कि 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जबकि ये जो चाइना ने सूरज बनाया है 150 मिलियन, राइट, 10 गुना ज़्यादा, 15 मिलियन से 10 गुना ज़्यादा, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हो जाता है। बात करें चाइना की, यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी युआन है। चलिए मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से के साथ सीमा लगी हुई है चाइना की। जो ये रेड कलर का बड़ा सा देश आप देख पा रहे हैं ये चाइना है। चाइना की राजधानी पहले चलेंगे, ये बीजिंग है जो कि चाइना की राजधानी है। चाइना के उत्तरी हिस्से में यानी कि ऊपर या उत्तर पूर्वी हिस्से में ये स्थित है। आसपास देश देखेंगे तो ऊपर रशिया की सीमा, बीच में रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया है, इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, नीचे की तरफ देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सब देशों की सीमा लगी हुई है और इस तरफ नॉर्थ कोरिया की सीमा भी लगी हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भारत और चाइना के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश है एक्चुअल में, जिसको ग्रे कलर में दिखाया गया है। ये भारत का हिस्सा है, भारत के पास में है, लेकिन चाइना इस पर अपना दावा करता है जो कि पूरी तरह से गलत है, निराधार है। इसके अलावा यहाँ पर ये हिस्सा है लद्दाख वाला जो ग्रे कलर में दिखाया गया है, ये भारत का हिस्सा, भारत की भूमि है, लेकिन वर्तमान में ये चाइना के कब्जे में, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि हाल ही में किस वरिष्ठ कवि और पत्रकार का निधन हो गया है, और इनका नाम है मंगलेश डबराल, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वरिष्ठ कवि और पत्रकार मंगलेश डबराल, इनका निधन हो गया। 72 साल इनकी एज थी, कोरोना से संक्रमित थे और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका था। और ये समकालीन हिंदी के चर्चित कवियों में शुमार थे वर्तमान समय के। पहाड़ पर लाटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, ये मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि कितने राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो ये 9 राज्य ऐसा कर चुके हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो देश के 9 राज्यों ने सफलतापूर्वक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया है और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। इन सुधारों के पूरा होने में करीब 23,523 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार राशि जारी करने की अनुमति भी दी गई है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, और ये घोषित किया गया है लक्षद्वीप को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो जो देश की भागीदारी गारंटी प्रणाली है पीजीएस, इसके तहत द्वीपों के जो लक्षद्वीप समूह है उसको एक जैव कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है और ये जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है। इसके तहत क्या होता है, यहाँ पर जो पूरी खेती होती है पूरी तरह से जैविक तरीके से होती है, राइट। तो प्रमाणित करने वाली एक प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, यानी जैविक प्रक्रिया से इनका उत्पादन किया जाए। ये भारत के दक्षिण पश्चिमी तट में करीब 200 से लेकर 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में एक द्वीपों का समूह है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, किवृत्ति जिसकी जो है राजधानी है। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने हेतु कितने खेल इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो उसके लिए 1000 खेल इंडिया केंद्र खोले जाने हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों इनको रोजगार मुहैया कराने के लिए करीब 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। और खेलो इंडिया कार्यक्रम साल 2018 में शुरू हुआ था। इसमें भारत के में खेल संस्कृति, खेल को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम, इन 3 कार्यक्रमों को या 3 योजनाओं को मिलाने के बाद में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, हाल ही में किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। तो ये विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और पार्थिव ने भारत की तरफ से 25 टेस्ट मैच, 38 वनडे मैचेस और 2 T20 मैचेस खेले हैं। पटेल ने साल 2002 में भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में डेब्यू किया था और उस समय इनकी आयु मात्र 17 वर्ष थी और करीब 18 साल तक ये भारत की टीम में रहे और ये भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले सबसे युवा विकेटकीपर भी थे। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में शुरू हुआ है और ये किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो ये हुआ सऊदी अरब की अध्यक्षता में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब आज के प्रश्न का सही उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के लिए कितने रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। तो इनमें से कितने रुपए से कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।